तो आप सब दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा तारुफ जो आप सब लोगों को पता ही है, इंडस फोरम ऑफ राइटर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स का 3 साल पहले हम कुछ दोस्तों ने मिलकर इसकी बुनियाद डाली थी। मकसद उसका ये था कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ आबादियाँ जिनका कैपिटल इस्लामाबाद है, वहाँ उन आबादियों को, उन लोगों को या उन कम्युनिटीज़ को या उन कौमों को समझा नहीं जाता। उनका माफिल ज़मीर यहाँ बहुत कम पहुँचता है, या फिर सब लोग उर्दू मीडिया तक दस्तरस नहीं रखते। तो बहुत सी चीज़ें जो सुनाई जाती हैं लेकिन अनसुनी चली जाती हैं। तो इस फोरम के ज़रिए हमारा मकसद ये था कि मुख्तलिफ दोस्तों को इस फोरम पर बुलाएं, सुने, डिबेट करें, सेमिनार करें मुख्तलिफ इशूज़ पर, ख़ास तौर पर सोशो पॉलिटिकल इशूज़ पर, कि एक अंडरस्टैंडिंग भी हो और हमारी आवाज़ ईवानों तक भी पहुँचे कि असल मसाइल, असल हालात क्या हैं। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सी तकरीबात अदबी, क्योंकि हम बुनियादी तौर पर लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो हमारा टारगेट भी वही लिखने पढ़ने वाले हैं। तो हमने यहाँ मसूद मुफ्ती साहब के हवाले से भी एक तकरीब की थी, जिसका मकसद ये था कि मसूद मुफ्ती की जो नई किताब थी दो मीनार, उसके हवाले से पाकिस्तान का एक रुख पेश करें। इसी तरह शेख अयाज की हमने सालगिरह की थी, उसकी भी एक ये थी कि शेख अयाज जो कौमी शायर है और अच्छे तरीके से जाना पहचाना जाता है, उसके बावजूद उर्दू मीडिया और इस्लामाबाद के एक बड़े हल्के और उर्दू के बड़े हल्का उसे नाशना था। तो हमने कोशिश की कि उसको उस तरीके से मुख्तलिफ वक्तों में रोशनास कराते रहें। फिर हमने एक तकरीब की थी, किश्वर नाहिद की अहम किताब आई थी, औरत की दूसरी कथा। उसका भी मकसद सिर्फ यही था कि हमारी ख़वातीन को सुना नहीं जाता या उनको समझा नहीं जाता, तो किस तरीके से वो बातें आगे आएँ, डिबेट में आएँ, बहस में आएँ, बातचीत की जाए, तो उनके मसाइल से आशनाई हो। तो ये हमारा एक मकसद था और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और भी तकरीबात हमने की, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब हमारे दोस्त अब्दुल खालिक जूने जो सिंध में इस वक्त जो भी कौम परस्त सियासत करते हैं दोस्त, या जो कौम परस्त सियासत के जो रहनुमा हैं, उनमें एक मजबूत, जिसको हम सिंधी में कहते हैं कि सगारी यानी ताकतवर आवाज़ के साथ साथ उनके हाथ में कलम भी है। वो सिर्फ आम सियासतदानों की तरफ बोलते नहीं हैं, वो लिखते भी हैं। इस वक्त तक उन्होंने पाकिस्तान की सियासत और सिंध की सियासत के हवाले से अंग्रेज़ी, उर्दू और सिंधी में 15 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, और जो मुख्तलिफ हवालों से उन पर डिबेट और उन पर मुकालमा भी किताबों पे होता रहा है। और ख़ुद डॉन के अलावा उर्दू और सिंधी न्यूज़पेपर में भी मुख्तलिफ हवालों से कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, और उनका मकसद भी यही होता है कि किसी तरह पाकिस्तान की जो इकाइयाँ हैं उनको एक दूसरे के नज़दीक और एक दूसरे के लिए समझ पैदा की जाए। तो आज जो मौजू उन्होंने अपने लिए मुंतखब किया है, जो हमने यकीनन हमारे फोरम ने भी उसको अप्रूव किया है, वो ऊपर लिखा हुआ है फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। हम सब मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें यही कहता है कि पाकिस्तान फेडरेशन है, और पाकिस्तान की जो इकाइयाँ, पाकिस्तान के सूबे जो हैं, वो उनके फेडरल यूनिट्स हैं। अब हम उनको किस तरह समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उसको किस तरह एक्सप्लेन करता है, पार्लियामेंट उसको किस तरह देखती है, और हालात और आम लोगों तक वो फेडरेशन किस तरह पहुँचती है। वो फेडरेशन के तौर पर अपना माफिल ज़मीर उसका हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इस हवाले से आज हमने दावत दी है अब्दुल खालिक जुनैद साहब को, जो वैसे तो स्टूडेंट लीडरशिप से एक्टिव रहे हैं, यानी तालिब इल्मी के ज़माने से भी ये वही यानी सियासतदान हैं जो नीचे से आए हैं, ऊपर से किसी के बेटे बाप के हिसाब से नहीं आए हैं, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं। फिर वहाँ वो प्रोफेशनल इंजीनियर थे, फिर वो अपना करियर ख़त्म करके फिर इस वक्त कराची में लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपने केस ले जाते हैं। लेकिन इनकी शनाख्त जो है वो GS महाज के चेयरमैन, एक रहनुमा की हैसियत से है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं ये भाई के उनके हवाले करूँगा कि आगे जो है वो इस पॉइंट पे ही रहेंगे इंशाल्लाह, और आप सबको मौका होगा उनसे बातचीत करने का और उनसे सवाल पूछने का। बाद में अब्दुल खालिक जुनैद। मेहरबानी। और इंडस फोरम का भी शुक्रगुजार हूँ मैं,
मैं एक्चुअली निकला था कराची से लाहौर के लिए। वहाँ पे हमारे मेहरबान दोस्त हैं राशिद रहमान साहब, उन्होंने ऐसे ही मौजू से वाबस्ता उन्वान थोड़ा मुख्तलिफ था, नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ सिंध एंड सिंध पंजाब रिलेशंस। तो जो कासिम साहब ने कहा कि इसका मकसद ये होता है कि जो अलग अलग बयान या सोच है कोशिश करें कि एक दूसरे को समझें, करीब लाएं। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा भी फोरम है, उसके हवाले से भी करना चाहते हैं, तो फिर मैं इस्लामाबाद आ गया हूँ। उनके साथ साथ आप सब दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों का भी शुक्रिया। अब मेरे ख्याल में बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम ये थोड़ा सा तय कर लें कि हमारी बात को सही गलत के लिए मयार क्या होगा, किस बुनियाद पर हम परखें कि मेरी बात ठीक है या नहीं ठीक है। क्योंकि यहाँ हर आदमी अगर बुनियाद मुख्तलफ है, मैं उसी चीज़ को सही समझूंगा, दूसरा गलत समझेगा। और यहाँ चीज़ों की ऐसे ऐसे मयार या कसौटियाँ रखी गई हैं कि इनकी क्लियरिटी होना ज़रूरी है। मिसाल एक मैं देता हूँ। एक ये तयशुदा बात समझी जाती है पाकिस्तान में कि मरकज़ माना एफिशेंट, सूबा माना नाअहल, ये तय है। मरकज़ माना समझदार, सूबे माना ना समझदार। यहाँ तक कि कोई ब्यूरोक्रेट अगर सूबे में काम करता रहा है, जब तक ब्यूरोक्रेट अगर इस्लामाबाद में आता है तो फिर वो अहल बन जाता है। क्या बन जाता है? अहल बन जाता है, अक्लमंद बन जाता है। कौन कहता है? अब कौन कहता है, इसका नाम मुझसे क्यों लाते हैं? नहीं नहीं, वो उनके नाम और होते हैं, वो तो अक्लमंद नहीं होते। पहले इनको सुन ले, फिर उसके बाद आ जाए। यही तो किया। तो और मेरे ख्याल में बुनियाद वही होनी चाहिए जो बुनियाद हमें इकट्ठे करती है, यानी पाकिस्तान का बनना। और पाकिस्तान बनने की जो अनडिस्प्यूटेड बुनियाद है, जिसको सब मानते हैं, वो करारदाद लाहौर है, जिसको हर साल सारे मुल्क में योम पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है। और उस करारदाद लाहौर को भी बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया। तो मैं, जैसे इन्होंने कहा कि वकील भी हूँ, तो हमें उस्ताद ने बताया कि अगर आप अपने मुखालिफ का आर्गूमेंट एडाप्ट करेंगे तो आपका केस आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उसी को एडाप्ट करता हूँ जो हर साल रियासत मनाती है कि ये योम पाकिस्तान है। तो वहाँ से शुरू करता हूँ मैं। तो 1940 को रेजोल्यूशन, यहाँ सब पढ़े लिखे दोस्त बैठे हुए हैं, उनको पता है कि वो फेडरेशन का नहीं था, वो कन्फेडरेशन का प्रोग्राम था। उसका जो वास्तेदार हिस्सा है वो कहता है द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स शैल बी सॉवरन एंड ऑटोनॉमस। तो सॉवरेंटी जब यूनिट्स के पास हो तो वो कन्फेडरेशन में ही सॉवरेंटी यूनिट्स की होती है। लेकिन जब ये बन गया मुल्क तो उन्होंने कहा कि नहीं, कन्फेडरेशन तो नहीं, अब इसको फेडरेशन के तौर पर चलाएंगे, जो आज भी दावा किया जाता है। लेकिन 75 साल से अमली तौर पर देखा जाए तो जो सफ़र है इस रियासत का, वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, मरकज़ियत की तरफ है। मजबूत मरकज़ की तरफ ही सारा सफ़र है और बड़े फैसले मजबूत मरकज़ के ज़रिए ही होते हैं और मरकज़ को मजबूत करने के लिए किए जाते हैं। मतलब पहला काम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का हुआ, उसका यही मकसद था। 1940 के रेजोल्यूशन को काउंटर करने के लिए था। सारी दुनिया में होता है कि सॉवरेंटी लाइज विथ पीपल, यहाँ कहा गया सॉवरेंटी लाइज विथ गॉड, जिससे कोई इख्तलाफ भी न कर सके। और फिर अल्लाह ताला खुद तो आके हुक्मरानी नहीं करेगा, अपने मुंतखब बंदों के ज़रिए करता है।
तो फिर जो इक़्तिदार पर कब्ज़ा करते हैं वो कहते हैं कि बाबा वो मुंतखब बंदा मैं हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने आपके लिए भेजा है कि मुझे हुक्मरानी करने का हक़ है। तो पहला ही काम वो मरकज़ियत की तरफ और 1940 रेजोल्यूशन की इनराफी में ये हुआ। उसके बाद से कहानी उसी तरफ चलती जा रही है। मार्शल आए, खैर से पाकिस्तान के लिए एक मामूल हैं, कुछ मुल्कों में ये गैर मामूली वाक़या कहा जाता है, लेकिन यहाँ जमहूरियत आए तो गैर मामूली समझा जाता है। तो वो तो होती मरकज़ियत है, उसकी तफसील में जाने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, और कितनी मार्शलाएँ लगी हैं वो आप जानते हैं। और ये जो मैंने मरकज़ और सूबे की बात की ना, तो 47 में पाकिस्तान बना, 47 से पहले तो नहीं था। पहले क्या था? पहले तो सिंध था, पंजाब था, बलूचिस्तान था, पख्तूनख्वा, ये तो मौजूद थी हज़ारों सदियों से। और उन्होंने जब अपनी सावरनिटी शेयर की तो ये मुल्क बना, ये मरकज़ी हुकूमत बनी। लेकिन बनने के साथ ही ये हो गया कि अब ये मरकज़ मुक़द्दस है, ये जैसे मैंने कहा ज़्यादा अक्लमंद है, ये ज़्यादा अहल है। और यहाँ तक बात गई कि सूबायत एक गाली बन गई, यानी जिसको फांसी चढ़ाना बोल दो कि ये सूबायत के लिए काम करता है तो माना वो काफ़ी है किसी को गद्दार साबित करने के लिए। अगर सूबों की बात करना इतनी बुरी है या सूबे इतने ही ख़राब थे, तो फिर तो उनका वो फैसला भी गलत है ना जिसके नतीजे में ये मुल्क बना। यानी वो फैसला तो उनका सही है जो ये बनाया, लेकिन अब चूंकि आपने बना लिया है हमें, लिहाजा अब हम आपके हुक्मरान हैं, ये कहानी चलती है। सो मच सो दैट कि फिर तो वन्यूंट आ गया, जो नाम ही इसका, वो कहते हैं नाम ही काफ़ी है, तो नाम ही उसका बताता है 1 यूनिट कर दो, कोई शनाख्त नहीं है। सीनियर दोस्त यहाँ बैठे हैं कि मैं तो अपने खिते की बात करूँगा। सिंध का नाम लेना मुश्किल हो गया था, और अभी शेख हयात का भी जिक्र आया, सिंधड़ी तुझो ना वतन जण कारी हरते पैर पे। समझ रहे हैं आप कि सिंध का नाम लेना ऐसे थे जैसे कारीगर के छाजो काला सांप उस पर पाँव पड़ जाए। ये सूरत हाल 1 यूनिट में बन गई। सिंध का नाम लेना गुनाह करार दे दिया गया, और 15 साल उसके लिए जदोजहद करनी पड़ी हमें कि हम सिर्फ अपनी वो पुरानी सूरत हाल हम अपनी वापस कर सकें। ज़बान के साथ, सिंधी ज़बान के साथ क्या हुआ, यानी हम तो अंग्रेज़ से के ख़िलाफ़ जदोजहद करके और पाकिस्तान की तरफ इसलिए आए थे कि वो काबिज़ हुक्मरान है, साम्राज्य हुक्मरान है, ये एक नया मुल्क हम बना रहे हैं, आज़ाद मुल्क होगा, हमारी आज़ाद हैसियत होगी। तो जो अंग्रेज़ के दौर में सिंधी ज़बान की हैसियत थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया यहाँ पाकिस्तान में मरकज़त के नाम पर। आपको पता होगा अंग्रेज़ के दौर में ये था कि कोई भी मुलाजिम हुकूमत का 6 महीने के अंदर, अगर सिंधी उसकी मादरी ज़बान नहीं है तो 6 महीने तक लाजमी उसको सिंधी सीखना पड़ती थी, वरना वो सिंध में हुकूमत नौकरी नहीं कर सकता था, और ये अंग्रेज़ों पर भी लागू आती थी। लेकिन यहाँ तो तकरीबन अमली सूरत हाल ये बन गई कि अगर सिंधी आप बोलते हैं तो फिर आपके लिए नौकरी के दरवाजे बंद है, उलट हो गया। तो कहानी तो ये लंबी है अगर उसको हम करेंगे तो, और वन्यून तो सिर्फ एक सियासी बात नहीं थी, ज़ाहिर है उसके इक्तिसादी भी
मकासद थे वही लंबी बात करने से सिर्फ एक आधी बात करता हूँ। रुदात खान ने अपनी किताब में पाकिस्तान ए ड्रीम गॉन सोर में लिखा है, पढ़ा होगा, कि वो कोटड़ी बैराज जब बना तो वो वहाँ पे इंचार्ज थे, सरकारी मुलाजिम थे। आज के हिसाब से शायद 19 या 20 ग्रेड के ऑफिसर होंगे उस वक्त। तो वो लिखते हैं कि 500 एकड़ तक ज़मीन देने का मुझे इख्तियार था। तसव्वुर तो करें, आपके 19 ग्रेड के ऑफिसर को ये इख्तियार है कि 500 एकड़ मेरी ज़मीन जिसको चाहे वो दे दे। और फिर जैसे सिंध की ज़मीनों की बंदरबांट हुई तो वन्यूट एंटी वन्यूट मूवमेंट का जो 2-3 आम नारे थे, उनमें एक यही था कि सिंध की ज़मीनों की नीलामी बंद करो। और ये अलग बात है कि वो नारा आज तक भी हमारी ज़रूरत बना हुआ है, उस पर फ़िलहाल मैं अभी नहीं जाता हूँ। बात को मुख्तसर करके तेज़ी में आगे आते मैं 73 के कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाता हूँ, जिसको एक बड़ा कारनामा कहा जाता है, जमहूरियत की भी अलामत उसको कहा जाता है, और सूबों को भी हक देने की बात वहाँ की जा रही है। हालांकि खुद सूबे का लफ्ज़ मेरे लिए तो गाली है, और उस 40 के रेजोल्यूशन की भी नाराफ़ी है। उसमें कोई सूबे का जिक्र नहीं है, न किसी सूबाई खुद मुख्तारी का जिक्र है। लेकिन कहा यह जाता है कि ये सूबाई खुद मुख्तारी भी देता है, जमहूरियत भी देता है, इक़्तिसादी हुकूक भी देता है 73 का कॉन्स्टिट्यूशन। मैं तो ये समझता हूँ कि 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हुकूक हमारे लिए कम अज़ कम हुकूक देने का नहीं, हुकूक छीनने का दस्तावेज़ है। इस पर बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यानी इसी के ज़रिए मेरी सरजमीन के जो वसाइल हैं वो मेरे नहीं रहे। तेल गैस उस वक्त कोयला नहीं था, बाद में निकला तो उसको भी किसी तरीके से, और जो वसाइल हैं वो खुद ब खुद मरकज़ के बन गए। यानी मरकज़ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, अब सारी मिल्कियत उसकी हो गई। हमें तो ये पढ़ाया सुनाया गया कि बाबा दौलत ज़मीन से पैदा होती है, रहमत ज़रूर आसमान से आती है, बाकी दौलत तो ज़मीन तो सिंध की है या पंजाब की है या बलूचिस्तान की है या पख्तूनख्वा की है, लेकिन दौलत सारी ये जो है ये मरकज़ की बन गई, उसकी मिल्कियत हो गई। दूसरा जो तोहफ़ा दिया इस आइन ने हमें, वो लोगों की इन्फ्लुएंस के दरवाज़े खोल दिए। कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर कर दिया गया कि कहाँ से भी कोई भी आए, जहाँ आके चाहे वो रह ले, वो वहाँ का हो गया। और वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते यहाँ आया है कि अब सिंध के लोग हकीकतन में अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रहे हैं कि हम माइनॉरिटी में अपने वतन में हो जाएंगे। और जब वो बात हम करते हैं कि इस पे कोई इसको रेगुलेट किया जाए, हम कभी ये नहीं कहते कि कोई भी ना आए सिंध में। ये तो लोगों की इधर उधर चलती रहती है, हमारे लोग भी दूसरे खितों में जाते हैं, लेकिन उसकी कोई लिमिट मुकर्रर की जाए, कोई उसके कानून, कोई ज़ाब्ते बनाए जाएं। तो कहा जाता है वही बात कि आप सूबायत की बात करते हैं, और जब ये लफ्ज़ सूबायत आ जाए तो किसी फिर कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस तय हो गया कि सूबायत की बात गलत है। और हैरत की बात है कि कश्मीर पे जब हिंदुस्तान, मैं तो उसको हमला कहता हूँ, 5 अगस्त 2019 को जो किया वो कश्मीर पर, मैं उसको एक आईनी हमला करार देता हूँ। सब लोग उसको रोशन शाह लोग कंडेम करते हैं, हम भी करते हैं। सवाल है कि उसका सबसे ख़राब नतीजा, सबसे ख़राब असर कश्मीरियों के लिए क्या होता है, जो
370 ख़त्म किया गया। सबसे बड़ा उसको डेमोग्राफिक ख़तरा होता है। हम सब यहाँ पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान से लोग वहाँ आ जाएंगे और आना शुरू हो गए हैं, और कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील हो जाएगी। पाक इंडिया पीपल्स फोरम का सिलसिला होता था, सीनियर लोगों को उनको पता है। उसका एक जॉइंट कन्वेंशन दिल्ली में हुआ। ज़ाहिर है वो था ही प्रोग्राम दोनों मुल्कों में दोस्ती बढ़ाने का, तो वहाँ पे ये आम बात चल रही थी कि सरहदें खोल दी जाए, लोगों की आमदरफ्त पर सारी पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए। उसूली तौर पर वो बात अच्छी थी, हम भी उससे इत्तेफाक करते हैं। लेकिन मैंने वहाँ दोस्तों के सामने रखा कि सिंध की डेमोग्राफिक सूरत हाल पर्टिकुलर है, पेक्यूलर है, तो इस वक्त हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि सरहदें खोल दी जाएं, जहाँ से लोग आएँ उसके कुछ कवायद ज़वाबित आप लोग ही तय करें। तो रात को जब खाने की दावत हुई तो एक सीनियर साहब जो उस वक्त मेरी उम्र के थे, वो आके मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ और तुमसे इसलिए मिला हूँ कि दोपहर को तुमने जो बात की थी वो दुरुस्त थी। और फिर उन्होंने कश्मीर की मिसाल दी, मैं इसलिए यहाँ दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर ये पाबंदी न होती तो आज कश्मीर में इतने लोग बाहर से आ चुके होते कि न कश्मीरी अक्सरियत में होते, न आज कश्मीरियों की ये जदोजहद होती जो आज चल रही है। तो वो तो सब कोई पाकिस्तान के हुक्मरान भी और पाकिस्तान दोस्त जो दानिश्वर लिखारी वो भी कहते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है कि कश्मीर की डेमोग्राफी ख़राब हो रही है। लेकिन सिंध की डेमोग्राफी के ख़राब होने की हम जब बात करते हैं तो वही फतवा आ जाता है कि ये सूबायत है और ये तो मुल्क है, पाकिस्तान है, उसको जो बंदा जहाँ चाहे वो रह सकता है। तो ये भी 73 के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए ये रास्ते खोले हैं। और इसी के ज़रिए जैसे मैंने कहा कि तेल, गैस या दूसरे जो हमारे वसाइल हैं, पानी का मसला वही है ना कि जो बात एक यूनिट के लिए, मादरत के साथ किसी को बात थोड़ी नामनासिब लगे तो माजरत, लेकिन कासिम साहब ने जो कहा है कि यहाँ बात खुल के होगी। और मैं भी ऐसे मौके तो किस्मत से ही मिलते हैं कि यहाँ पर हम बैठ के गुफ्तगू करें, तो बात जो मेरे जहन में आएगी मैं करूँगा, जो आपके जहन में आए वो आप करें, ताकि एक दूसरे की पहले सुने तो सही, फिर समझने की बारी आएगी। तो यहाँ मरकज़ियत चूँकि इस रियासत पर गलबा एक यूनिट का है, पंजाब का, तो सारे फैसले उनकी मर्ज़ी से और उनके मफाद में होते हैं। उसकी मिसाल भी इस मुल्क के आइन हैं। मैंने शुरू में अर्ज़ की ना, मैं वो चीज़ें कोशिश करके करूँगा जो रियासत और उसके वफादार लोग भी जिसको मानते हों। मसलन इस मुल्क का पहला आइन जो 56 का बना, पैरिटी के उसूल पर, सब आप लोग हम जानते हैं। मैं तारफ़ में जैसे हुआ कि मैं इंजीनियर हूँ तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी पढ़ी है, लेकिन उन सारी मैथमेटिक्स पर लकीर फेर के हमें बताया गया कि अब नई मैथमेटिक्स आई है, 54 और 46 इक्वल होते हैं। चलें भाई, यही मुल्क के मफाद, सब ने कहा कि ये तो सही नहीं है, बोला नहीं, यही मुल्क के मफाद में है कि पैरिटी होनी चाहिए। सही है। जब बांग्लादेश बन गया, बाकी पाकिस्तान आया, तो पंजाब अददी लिहाज से अक्सरियत में आ गए, तो फिर हमें दूसरा सबक पढ़ाया गया कि बाबा डेमोक्रेसी, हाँ भाई डेमोक्रेसी से कौन इनकार कर सकता है, तो भाई डेमोक्रेसी तो मेजॉरिटी का नाम है, भाई सही है, तो भाई मेजॉरिटी है तो फिर हमारी मेजॉरिटी है, अब मेजॉरिटी चलेगी। और यहाँ तक हुआ कि वही बात
आपने सुना होगा एक सिंधी बलोच पख्तून फ्रंट नाम से तंजीम बनी थी, उसका मुतालबा यही था कि पैरिटी कायम की जाए फेडरेटिंग यूनिट्स में। उसके लीडरों पर गद्दारी के मुकदमा दाखिल हुए जो उन्होंने भुगते, और उनमें लीडर वो थे जो इस मुल्क के गवर्नर और मरकज़ी वजीर रह चुके थे। लेकिन वही मैंने जो शुरू में की ना कि अगर वही बंदे हैं मरकज़ में हैं तो वो वफादार हैं, यूनिट की बात करते हैं तो वो गद्दार हैं। अब्दुल हफीज़ पीरजादा, मुमताज़ भुट्टो, वो इस मुल्क के वफादार थे, गवर्नर बने, वज़ीर आला बने, मरकज़ी वज़ीर बने। लेकिन जब उन्होंने कहा कि पैरिटी कायम करो तो उनको गद्दारी के मुकदमे लगे। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ पानी का मसला, मैं उस मसले की उसमें नहीं जाता तफसील में। 91 का एक माहदा हुआ है, सिंध को उस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन 56 के आइन की तहत यही कहा गया कि ये पॉसिबल है और मुल्क के मफाद में यही है, आप इसको कबूल करने आपको कबूल करना होगा। ठीक है, वो माहदा हो गया। उसी माहदे पर एक दिन के लिए अमल नहीं हुआ। पानी की तकसीम किस उसूल पे हो रही है? हिस्टोरिकल बेसिस पे। और हिस्टोरिकल बेस क्या है? 1977 से 1982 तक जिसने जो पानी इस्तेमाल किया वो ये हिस्टोरिक उसका राइट बन गया। और 77 से 82 तक कौन सी किसकी हुकूमत थी आप हम सब जानते हैं। तो बाकी अदरवाइज दूसरे मामलों में वो हुकूमत ख़राब है, डिक्टेटरशिप भी है और सब कुछ है, वो ख़राब है। लेकिन इस मकसद के लिए वो सही लगती है कि जो वो था उसी पर चलेगा। अब तक वही चल रहा है। अठारहवीं तरमीम आई, बहुत शादियाने बजे उस पर। फिर हमने तो उस वक्त भी बोला था कि ये तो ये हुआ ना कि सारा कुछ सब कुछ पहले आप मेरा ले जाएं, फिर आप 10, 15, 20 साल के बाद चलाने के बाद थोड़ा सा उसमें से आप टुकड़ा निकाल के दे दें, बोले चलो ये भी तो दे रहे हैं, अगर न देते तो क्या करते। तो 18वीं तरमीम की यही हैसियत थी, एक इससे ज़्यादा नहीं थी। लेकिन उसको भी क्या गया, उसके साथ क्या असर हुआ, उसकी भी मैं तफसील में नहीं जाता, सबको पता है। एक कान से पकड़ने के बजाय दूसरी तरफ से, एक हाथ से दे छोड़ के दूसरे से ले लिए। कॉन्करेंट लिस्ट ख़त्म हो गई, लेकिन मरकज़ की वजारतें अभी जो पिछली हुकूमत केयर टेकर थी उसमें 80 के करीब वजीर थे, और वही वजारतें दूसरे नामों से बन गई। बल्कि मज़ीद उसको किया गया। एजुकेशन तो पहले भी बेसिकली सूबाई मामला था, लेकिन 18वीं तरमीम ने तो मुकम्मल वो कर दिया। लेकिन उसमें सिंगल नेशनल करिकुलम बन रहा है। भाई जब फेडरेशन है, फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, ये सब्जेक्ट उनका है, उसका नाम ही, फिर वही मैं कहूँगा नाम ही काफ़ी है ना, उसका नाम ही बता रहा है सिंगल नेशनल करिकुलम। इसी तरह जितने भी शोबे थे वो सारे के सारे फिर मरकज़ ने बना दिए। यानी अगर हम सूबे वाले कोई भी बात करें, आपको पता है 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की इनहराफी के इल्ज़ाम में कितने सिंधी बलोचों पख्तूनों को सजाएं दी गई हैं कि इनको फांसी चढ़ाया गया है कि आप 73 के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अकबर बुगटी जो अपनी ज़िंदगी का 3/4 हिस्सा मरकज़ के साथ ही रहा, वफादार रहा, लेकिन उसने सिर्फ ये कहा कि हमारा साहिल वसाइल हमारे इख्तियार में दें। तो जो साहब मरकज़ के इख्तियार पर बैठे थे उन्होंने कहा ये 73 के आइन की तुम खिलाफ वर्जी कर रहे हो, लिहाजा तुम्हें हम मारेंगे, कत्ल के तुम हकदार हो। और उनको कत्ल किया गया। सिंधी में ऐसा चाहते हैं तो बोला है कत्ल करना, उसको बोल के कि तुमने 73 के आइन के बार बात की है, तुम्हें कत्ल करेंगे, और उसको कत्ल किया गया।
और आप क्या कर रहे हैं उस 73 के आइन के साथ? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट लिखत में बहुत सारे इख्तियारात उसको हैं। फिर जब ये 18वीं तरमीम आई, कॉन्करेंट लिस्ट ख़त्म हो गई, तो उसके कई सारे शोबे CCI को दे दिए गए कि वो उसके बारे में फैसले करेगी, कैबिनेट नहीं करेगी। और फैसले वो क्या करेगी, 90 डेज में उसका इजलास होना आईनी ज़रूरत है। 2-2 साल तक उसका इजलास ही नहीं होता, तो फैसले तो होते हैं ना 2 साल में, तो नहीं है ना उनमें। तो वही हुकूमत करती है, कोई पूछता नहीं है। आप अगर उसी की मैंने सिर्फ अकबर भुट्टी की मिसाल दी, बाकी तो लंबी कहानी है कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ, जो सोकाल छोटे सूबों के साथ। लेकिन अगर मरकज़ में बैठे हुए इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठे हुए लोग उसी आइन को तोड़ें, उसकी इनाराफी करें, कितने दफ़ा लोगों ने तोड़ा है, कहा है कि ये तो कागज़ का टुकड़ा है, फाड़ के इसको फेंक दें, इसकी क्या अहमियत है, वो भी इस मुल्क के हीरोज़ कहलाते हैं। NFC अवार्ड की भी बड़ी बात होती है। वही बात है ना कि पहले सारा कुछ हमारे पे आप कब्ज़ा कर लें, फिर उसमें से थोड़ी सी खैरात दे दें, तो सॉवरेंटी की बात तो नहीं ना। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हम बुनियाद क्या रखेंगे चीज़ों की, तो 40 के रेजोल्यूशन तो सॉवरेंटी देता है। 35 को जो एक्ट था जो कुछ अरसे तक पाकिस्तान का चला, उसमें भी GST सूबों के पास थी। बना पाकिस्तान ये कहा गया कि मुल्क हंगामी दौर से गुजर रहा है, आर्जी तौर पर ये मरकज़ कब्ज़ा करता है। फिर वो मरकज़ के भी कब्ज़े में रही, उसमें से भी थोड़ी सी चीज़ें अभी 18वीं तरमीम में से कुछ चीज़ों पे कहा कि GST चलो सूबे लगा लेते हैं, यहाँ पर एहसान करते हैं। और उसी NFC अवार्ड पर वाला जो हुआ 10 में, जिस पर इतनी बात होती है, तफसील में मैं नहीं जाता हूँ, उस पर कोई एक साल भी कोई इकोनॉमिक माहिर बताए कि अमल हुआ। बताते हैं कि साल में कि इतने पैसे सूबों के बनते थे, कभी भी जितने बनते एक साल में भी उनको नहीं मिले। और फिर अभी कितने बरसों से, जबकि आईनी तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये अब कम नहीं हो सकता, बढ़ तो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। अब पिछले 2-4 सालों से बड़े ज़ोर से ये बात चल रही है कि ये तो गज़ब हो गया, ये सब कुछ सारे सूबे खा गए, मरकज़ कमज़ोर हो गया और ये NFC बेकार है, इसको तब्दील करो, इसको कम करो। तो ये बात करना तो गद्दारी है ना। जब आइन में लिखा हुआ है कि ये सिर्फ बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता, तो जो कहता है कि इसको कम करो तो वो तो फिर गद्दारी होनी चाहिए ना। लेकिन वो क्योंकि मरकज़ से बात आती है, लिहाजा वो नहीं हो सकती। अगर हम ये कहते तो फिर वो गद्दारी के ज़ुमरे में आ सकता था। और उसके लिए भी अब ये करना ही है, उनको करना ही है। और अजीब बातें हैं ना। ये भी कहा गया कि भाई अब चूँकि फाटा के इलाके यहाँ आ गए हैं, तो अब उनकी तरक्की भी मरकज़ को करनी है, तो लिहाजा ये भी सूबों से काट के उनको दो। जंग चली है, उस जंग के जो नुकसानात हैं वो पूरे करने हैं, लिहाजा सूबों से काटो। भाई जंग शुरू करने के लिए आपने पूछा, हमसे नहीं। जो असेंबलियाँ आपके आइन के तहत बनी हुई हैं, उनसे आपने पूछा जंग शुरू करते हुए। अब उस जंग के असरात हैं, तो लिहाजा वो पूरे करने के लिए सूबों से पैसे काटो। और ये एक रिसेंटली डान में छपा था, मैं ले आया हूँ, तफसील में मैं ही नहीं जाता हूँ कि ये जो बातें कही जाती हैं कि NFC अवार्ड आने से मरकज़ को नुकसान हुआ है, उसकी आमदनी कम हो गई है और सूबों को बहुत कुछ चला गया है, ये भी गलत बात है। एक आध मैं इसका पढ़ के सुनाता हूँ।
एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग द फेडरल गवर्नमेंट, ये इसी पसमंजर में लिखा हुआ है आर्टिकल, वेंट अप फ्रॉम 271 बिलियन इन 2013 and 14 to 553 बिलियन इन 22 and 23, यानी ये 104% बढ़ गया वफाकी हुकूमत का खर्चा 18वीं तरमीम आने के बाद, when it should have gone down। या जो इस अरसे में द फेडरल गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू हेवी बारोइंग आफ्टर 2018 टू मेक अप इट्स फेल्यूर to grow tax revenues and control expenditures, its total debt shot up by 60%। या द फिस्कल डेफिसिट इस अरसे के दौरान में ये सारा इसलिए है कि आया एनएफसी से ही सब कुछ नुकसान हुआ है जो आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। द फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइंड इस अरसे के दौरान में from 7.9% to 5.8%, and the tax to GDP ratio increased from 9.2% to 10.8%. In simple words, the federal government's finances improved steadily till 2018। तो मतलब ये जो आप कह रहे हैं ये भी सही नहीं है, लेकिन बस वो है कि सूबे खा गए, उनको काटना है, उनको वापस करना है। ज़बानों के साथ क्या हुआ अब तफसील में मैं नहीं जाता, मैं बात को मुख्तसर करता हूँ ताकि आप दोस्त भी कुछ बताएं, मैं उससे भी सुनूं। और मरकज़ियत का इतना शौक़ है, एक दो बात बाकी कहता हूँ कि कैसे चीज़ें जो मैंने शुरू में कहा कि सफ़र मरकज़ियत की तरफ चला है, और एक मिसाल वन्यूट की भी दी कि इसकी शनाख्त ही ख़त्म कर दें। हुकूक मांगते हैं अपनी अलग हैसियत में, ताकि वो अलग हैसियत अलग शनाख्त ही ख़त्म कर दी जाए। उस खुशी में, उस कोशिश में और भी बहुत सी चीज़ें इस रियासत ने की हैं। ये जो आज मजहबी इंतहा पसंदी को रो रहे हैं सभी और कहते हैं कि ये मुल्क के लिए इस वक्त वजूदी ख़तरा बन गई है, इसका भी ताल्लुक इससे है, क्योंकि जो कौमी वहदतें थीं उनकी अपनी शनाख्त, अपनी तहज़ीब, कल्चर, हिस्ट्री है, ज़बान है, अलग है, और वो अपनी नेचर में कौमी तहरीक या कौम जो आज के दौर में जिसको हम मानते हैं वो सेकुलर होती है। तो लिहाजा उनको काउंटर करने के लिए मरकज़ ने इस्लाम को इस्तेमाल किया। तो अब वो बढ़ते बढ़ते चीज़ यहाँ तक पहुँची है जो सूरत हाल सामने है। अब कह रहे हैं कि वजूदी ख़तरा मुल्क के लिए बन गई है, और इस शौक़ में यकसानियत पैदा करने के लिए इतना आगे गए कि एक ऐसी मिसाल हुई है, कम अज़ कम मैं कम इल्म वाला आदमी हूँ, यहाँ ज़्यादा इल्म वाले लोग बैठे, मेरे इल्म में नहीं है, अगर हो तो बताइएगा कि जो इन्वेडर है तारीख़ में, जिन्होंने आपकी सरजमीन पर हमले किए, कब्ज़े किए, कत्ल व गारतगरी की, वो इस मुल्क के हीरोज़ हैं। कम अज़ कम मैंने कभी नहीं सुना, न पढ़ा है मैंने। तमाम अहम जो मुल्क के इदारे हैं, जो चीज़ें हैं, उन्हीं कातलों, दहशतगर्दों, वैशी जो काबज़ीन हैं, उनके नामों पर बने हुए होते हैं। वो इसलिए कि अगर मकामी जो हीरोज़ हैं, और हमारे हीरोज़ वो हैं जिन्होंने इन्वेडर्स को चैलेंज किया है, इनका मुकाबला किया है। अब ये फैसला आप ही करें, तारीख़ तो करेगी ही कि आप सही हैं या हम सही हैं। आप इन्वेडर्स को हीरा अपना बना रहे हैं, हमारे हीरोज़ वो हैं जिन्होंने उनका मुकाबला किया है। लेकिन अगर
शाह इनायत और मखदूम बिलावल को नुमाया करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी जिसको हम कौमी सवाल कहते हैं और सूबायत लगती है आपको, इसीलिए आप उसमें मरकज़ियत के शौक़ में इतना कुछ गए। और आखिरी और लेटेस्ट बात मिसाल यही मरकज़ियत की जो अभी इदारा बना है SIFC, बिल्कुल ताज़ा है, लिहाजा हर एक उससे वाकिफ़ है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल आप सब लोग देख रहे हैं, ताज़ी चीज़ है। अमली तौर पर वो तमाम चीज़ों से, आइन से, पार्लियामेंट से, कैबिनेट से, सबसे ऊपर है उसके ही फैसले, क्योंकि इस वक्त मुल्क को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। लिहाजा इन्वेस्टमेंट जो साहिबान ले रहे हैं अब वही आप फैसले करेंगे। लेकिन ये भी नाम है, अभी ताज़ी बात है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट लाने तक अब वो नहीं रहे हैं, ज़मीनें देने के फैसले भी वो कर रहे हैं। जो शुरू में मैंने कहा ना कि 1 यूनिट में सिंध में नारा था कि सिंध की ज़मीनों की नीलामी बंद करो, अभी भी आप जाएं सिंध में वही नारा लग रहा है, क्योंकि अभी भी बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर सिंध की ज़मीनों की नीलामी हो रही है। और अब तो ये भी ये मुतबरक और मुक़द्दस इदारा जो आइन से भी बालातर है, उसने ये भी कर दिया फैसला कि न सिर्फ ये अपने कंट्रोल में लेंगे लेकिन हमारी ज़मीनें किसी दूसरे मुल्क को भी वो दे देंगे, उनको इख्तियार है। तो ये तो दूसरी शक्ल में ये 21वीं सदी का इम्पीरियलिज्म नहीं है। 17वीं 18वीं सदी में जो यूरोप वाले आए थे वो भी यही कहते थे कि हम आपको ये तरक्की आप को सुधारने के लिए, आपके ममालिक में तरक्की लाने के लिए हम आए हैं। अंग्रेज़ ने जो हिंदुस्तान में रेलवे की बिछाई थी तो पौने 200 साल अगर पीछे जाएं तो ये मंसूबा सीपेक से किसी तरह कम नहीं है, बड़ा ही लगे। मुल्तान से कलकत्ते से पेशावर तक और दिल्ली से कराची तक इतने बड़े बड़े सगीर को मिलाना कोई काम, तो फिर तो वो सही था, अंग्रेज़ सही था। फिर उसके खिलाफ हमने जदोजहद क्यों की? कैनाल सिस्टम जो वो बना के गया, अदालती निज़ाम वो जो बना के गया, ये सारी इतनी चीज़ें थी, तो सिर्फ अगर यही है तो फिर तो वो फर्स्ट क्लास था, सही था। तो वही तरक्की के नाम पर अब हमारे ऊपर दोबारा मैं कहता हूँ कि वो नई शक्ल में जो आलमी क़ुव्वतें भी इसके ऊपर है, वो ये जो आजकल के इम्पीरियलिज्म का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ज़मीनें हैं। एशिया अफ्रीका में दूसरे मुल्कों पर भी कब्ज़े करें, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। तो बस मैं यहाँ पर ही बात ख़त्म करता हूँ कि जहाँ से ये सफ़र जो प्रॉमिस किया गया था जस्ट के अपोजिट में गया है, और अब सूरत हाल वहाँ गई है कि बस ताकत के ज़ोर पर, तो फिर सिंधी में कहते हैं बाबा ज़ोर आदो ज़ारिया, तो वो तो हमारे ऊपर औरों ने भी किए, 300 साल भी हुक्मरानी की है डंडे के ज़ोर पर उन लोगों ने, लेकिन दूसरों की भी है। मैं सिंध की बात करूँगा, ग़ुलामी में रहे हैं सिंध के लोग, लेकिन उन्होंने उसको कबूल एक दिन के लिए भी नहीं किया है। तो जब तक डंडा आपका चलेगा तो वो चलेगी बात, बाकी चलेगी नहीं। तो मैं बस यही आखिर में कहूँगा कि लाहौर या इस्लामाबाद में जब भी आता हूँ तो हुक्मरानों से तो हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। 1972 में जेम्स हेड ने एक जुमला कहा, और वो मज़हब से भी उनका वास्ता था, तो मज़हबी टर्म यूज़ करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुल्क के हुक्मरान अंधे, बहरे और गूंगे हो गए हैं, इनसे अब किसी बात की गुंजाइश नहीं रही। तो उनमें तो नहीं है, लेकिन आप जैसे दोस्तों में उम्मीद है, उस उम्मीद को लेकर ही मैं यहाँ कभी कभी लाहौर और इस्लामाबाद आता हूँ। आज भी उसी उम्मीद के साथ आया हूँ, और आप दोस्तों ने सुना, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी जनेजो साहब, मेहरबानी। आपने आधे घंटे के अपनी गुफ्तगू में अच्छी खासी बातों को एड्रेस किया। नेशनल प्रेस क्लब हमेशा ऐसे मौके
मुहैया करता रहता है। और हम फोरम के प्लेटफॉर्म से नेशनल प्रेस क्लब और सीनियर जर्नल फोरम के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सवाल हमें होंगे फैसिलिटेट किया है सवाल जवाब और हमें दोस्तों को इकट्ठा करने का मौका दिया है। टैग कर दे मुझे, टैग कर दे मेरी आई। जलील साहब, मैं समझता हूँ कि सामने बैठे हुए ख़वातीन हज़रात को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, अगर कुछ को नहीं भी जानते होंगे तो भी इंशाल्लाह गुफ्तगू में, लेकिन इंतहाई सारे अहम हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी राय रखते हैं। मोहतरमा किशोर नाइक से लेकर यहाँ तक अपनी मिसलगारी तक सारे दोस्त, मैं एक एक का नाम लूँगा तो उसमें सारा वक्त चला जाएगा, लेकिन फिर जब आपसे गुफ्तगू होगी तो दोस्त अपना तारुफ भी कराएँगे। यहाँ हमारे सरायकी के बड़े लिखने वाले हफीज़ खान साहब भी मौजूद हैं, हमारे कामरेड कुवैत यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जावेद अहमद साहब भी मौजूद हैं, इधर हमारे निसार शाह भी। ये सारे लोग अपनी अपनी जगहों पे अहमियत रखते हैं। कुछ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं। तो मैं आप सब में से को दावत दूंगा कि जो भी कोई बात पूछना चाहे, करना चाहे, अपना हाथ उठाए और अपना तारुफ करने के बाद हमारे दोस्त वहाँ बैठे हैं, प्लीज़ अबरार साहब पूरा तारुफ कराएं पहले। खड़े हो जाओ, मुझे नाला राणो अबरार हालत आहे खड़े होके बात करो। ताकि दोस्त सब दे आपको देख लें ना। अबरार खालिद हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रेस क्लब के मोस्ट एक्टिव। हमारे कुछ दोस्तों में ये एक बात पाई जाती है, अक्सर हमें सुनने में मिलती है, आज उनसे मुलाकात हुई तो कुछ किस्म की है, इस पर रोशनी डालेंगे कि हमारे दोस्त अक्सर कहते हैं कि अगर पीपल पार्टी ना बनती तो सिंध अलग हो जाती, सिंध को आज़ादी मिल जाती। आप इस बात पर क्या समझते हैं, आप क्या राय रखते हैं? सवाल को इसमें अगर ये मुकम्मल नहीं तो कुछ तो इसमें है सच्चाई कि पीपल्स पार्टी इस मरकज़ की, जिसको बहुत शानदार जिसका किरदार है, मैं जिसका जिक्र कर चुका हूँ, उसकी सबसे ज़्यादा वफादार तो ज़रूर है पीपल्स पार्टी। जब भी हुक्मरान मरकज़ी हुकूमत जो मरकज़ियत की मजबूत क़ुव्वतें हैं उनको बहरान आता है तो पीपल्स पार्टी ही उनको कंधा देती है, तो ये तो ज़रूर है। बाकी सिंध की आज़ादी तो अब इस पर दारोमदार नहीं रखती, उसके तो दूसरे कवायद, दूसरी ज़रूरियात हैं, वो इनहेरेंट होती है, वो धरती से इंडिजीनियस होती है, वो अगर उसमें होगी तो उसको कोई पार्टी नहीं रोक सकती। तो ये कहना कि बस उसी वजह से रुकी या वरना हो जाती, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें किरदार इसने ज़रूर किया है और वो उसके मार्क्स लेती भी है, मरकज़ वो उनको देती है। और कहते हैं उसके हुक्मरान, उसके लीडर पीपल्स पार्टी के, कि भाई हमें आप इक़्तिदार में रखो, नहीं रखोगे तो पता नहीं सिंध में क्या हो जाएगा। तो ये सारे काम ये भुट्टो भी करता था, बेनज़ीर ने भी किए, और जो अभी हैं उनका तो जिक्र नहीं करें तो बेहतर है। हमारे साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी बैठे हुए हैं। आप अब्दुल्ला कुछ पूछना चाहेंगी? बात बन गई। जावेद अहमद साहब कुछ पूछना चाहते हैं? जी जावेद। मेरा नाम जावेद अहमद है और मेरी कोई शिनाख्त नहीं है, मुझे 2 साल हुए पाकिस्तान वापस। आपने बड़ी खूबसूरती से तारीखी और आईनी हल नहीं बताया। एक दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने GM सईद साहब का नाम लिया या दीगर कॉम्प्रेस था, ये क्या वजह है कि जब डिक्टेटर्स यहाँ पे बरसरदार होते हैं उनके साथ ये बड़ी अटकेनियाँ करते हैं, और जबकि ये और डिक्टेटर जो है पाकिस्तान के, मैं नाम लेता हूँ, जानना ज़ियाउल बातिल, जो बदतरीन डिक्टेटर था पाकिस्तान की तारीख में, सारी बदतरीन, उनके साथ ये क्या रंगलियाँ क्यों मनाते हैं? जबकि आप वो तो वफाक के लंबरदार हैं, मरकज़ियत के लंबरदार हैं, क्या वजूहत है इसकी? मेहरबानी आपकी, मैं डबल मेहरबानी अदा करता हूँ कि आपने ये सवाल किया जो अक्सर होता है। आपसे मादरत के साथ पहले तो ये मैं कहता हूँ कि ये टोटली गलत बात है कि डिक्टेटरों के साथ नेशनलिस्ट या GM सईद उनके साथ जाते हैं, टोटली गलत बात है।
जो यहाँ जमहूरियत के चैंपियन कहे जाते हैं वो डिक्टेटरों के चहीते होते हैं, वो डिक्टेटरों को कांधा देते हैं। चलिए पहले ये बात कर लूँ, फिर हिस्ट्री पर बाद में आता हूँ। आपने जीएम सैयद और ज़ियाउल हक का जिक्र किया। अगर मैं पूछूं तो कोई यहाँ से बता सकेगा कि जीएम सैयद ने ज़ियाउल हक से कोई फ़ायदा लिया? और मैं इस चीज़ को भी यहाँ रिजेक्ट करता हूँ कि जीएम सैयद ने कभी ज़ियाउल हक से मुलाकात की है। मैं रिजेक्ट करता हूँ यहाँ बैठे हुए इतने लोगों ने। ज़ियाउल हक ने जीएम सैयद से मुलाकात की और यहाँ प्रेस क्लब में हम बैठे हुए हैं सहाफ़ियों में कि मैंने जाके कासिम बोगियों से मुलाकात की और कासिम ने मुझसे की। इसमें कितना फ़र्क है आप सब लोग जानते हैं। और वो हाकिम था वक्त, वो उसका कैदी था। अगर वो कैदी के पास मिलने गया तो वो क्या करता उसको, आप बताएं। और आपको इल्म है जब वो मिलने गया था अस्पताल में दाखिल था, और अगर घर पर या अस्पताल में दुश्मन भी आए तो कम से कम सिंधी तो उसको, ये सब बैठे हुए काफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ सराय की भी जो है वो भी हमारे भाई हैं, जानते हैं हमारी तहजीब एक ही है। तो अगर वो आएगा तो उसको भगा तो नहीं देंगे। और सियासी लिहाज से देखा जाए तो बात ये होती है, मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई बताए कि ज़ियाउल हक की मुलाकात के बाद जीएम सैयद ने या अपने प्रोग्राम में कोई तब्दीली की हो या ज़ियाउल हक के किसी सियासी प्रोग्राम की हिमायत की हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि उन्होंने ज़ियाउल हक के साथ क्यों मुलाकात की। ये तो फर्जी होगी। अब आए हिस्ट्री पर। कौम परस्त और ख़ास तौर पर जीएम सैयद तो रंगरलियाँ मनाते हैं। बड़ी मेहरबानी आपने ऐसा जुमला इस्तेमाल किया। और जो जमहूरियत के चैंपियन हैं यहाँ कौन है? पीपल्स पार्टी है और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जमहूरियत का चैंपियन है। तो मैंने इसलिए आपका डबल शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे मौका दिया। तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी सियासत शुरू की। आपको पता होगा कि इस मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा तो उन्होंने सियासत की शुरुआत की। जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाई, जनाब भुट्टो उसमें वजीर हुए। अब प्रैक्टिकल सियासत की शुरुआत वहीं से उन्होंने की। और आपको पता है उन्होंने जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा जब गवर्नर जनरल थे, अभी ये मार्शल लॉ ने, उन्होंने उसको एक ख़त लिखा है जो मीडिया पर पड़ा हुआ है, इसमें अभी भी पड़ा हुआ है। आपने देखा है कभी जमहूरियत के चैंपियंस का? तो उन्होंने उसमें नहीं, यहाँ तो यही कहा जाता है। और ये उन्हीं की कहानी गढ़ी हुई है कि जीएम सैयद डिक्टेटरों का साथी था। ये उन्हीं की गढ़ी कहानी है। ये जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, एक सेमिनार में मैं भी था, ये भी थे। मैंने 73 के कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ बात की जैसे अभी की। जब ये साहब आए तो इन्होंने कहा कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन पर ये तनकीद करते हैं, वो तो भुट्टो साहब ने बनाया, तो भुट्टो साहब गलती थोड़े कर सकता है। और हमारे लिए कहा कि ये तो डिक्टेटरों से गुलदस्ते लेते थे। तो मैंने उसको वहीं पर कहा स्टेज पर कि शाह साहब आप तो पैदावार ही उस डिक्टेटर की मजलिस शुरा की, तो आप पैदावार हैं। तो मैं इसीलिए उनका कह रहा हूँ कि आप नहीं कहते होंगे, लेकिन यहाँ जो भी लोग जमहूरियत की बात करते हैं 99% लोग इन्हीं को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। तो उन्होंने उसकी हुकूमत में शरीक हुए। 20 दिन के बाद, अच्छा वो जो ख़त है ना, वो भी जिक्र हो जाए आज पढ़े लिखे लोगों में, और वो इसलिए कि रिकॉर्ड पर मौजूद है। उन्होंने जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा को ख़त लिखा कि आप इतने बड़े अजीम लीडर हैं कि जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो मोहम्मद अली जिन्ना से आपका नाम ऊपर आएगा। और फिर नीचे लिखते हैं
दूसरी पैरा ये लिखते हैं कि आप ये न समझिएगा कि मैं आपकी खुशामद कर रहा हूँ, आप वाकई इतने अजीम लीडर हैं। तो सब उनके साथ शामिल हो गए। 20 दिन के बाद जब अयूब खान ने उनको कुर्सी से हटा के अयूब खान खुद बैठ गए तो जनाब भुट्टो उनकी काबीना में वजीर हो गए। और इस हवाले से एक दिलचस्प बात एयर मार्शल असगर खान ने अपनी किताब में लिखी है कि उस दिन के लिए शाम को एक दावत तय थी किसी भी साहब की, हम सब उसे मदो थे, तो वो दावत तो हुई लेकिन दिन में वो तब्दीली हो गई। तो खाना खाते हुए कुछ लोग हम इकट्ठे हो गए और ये बात आई कि कल पता लगेगा कि जो कैबिना गई उसमें से इस्कंदर मिर्ज़ा के बंदे कौन थे और अयूब खान के बंदे कौन थे। तो असगर खान लिखते हैं कि भुट्टो ने कहा कि भाई मैं तो दोनों का बंदा हूँ। और फिर देखें, नहीं ये बात रिकॉर्ड की है जो अभी मैं बात कर रहा हूँ। 8 साल जनाब भुट्टो अयूब खान के वजीर रहे, 58 से 66 तक, और यही 8 साल GM सैद जेल में रहे। अब ये इत्तेफाक है या इत्तेफाक नहीं है, इस पर मैं नहीं जाता हूँ। फिर दूसरा मार्शल आया याया खान का, फिर GM सैद जेल में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म बन के उसी मार्शल के। तो क्या डिक्टेटर यहाँ सिर्फ ज़ियाउल हक हुआ है? और ज़ियाउल हक से मैंने कहा ना, GM सैद ने तो कोई न फ़ायदा लिया, न कोई सियासी मुतालबा उनसे किया, न कोई सियासी प्रोग्राम किया। उनके साथ सौदेबाजी तो जमहूरियत की चैम्पियन बेनज़ीर ने की थी। उसका भाई मुर्तज़ा एहसान रिकॉर्ड, उसने कहा बेनज़ीर तो प्राइम मिनिस्टर बनने को तैयार हो गई थी। फिर दमिश्क में हमारे ख़ानदान की मीटिंग हुई, उस पर झगड़ा हुआ, सारे ख़ानदान ने उसको मना किया, तब वो। और आप देखें यहाँ क्या हुआ है इस जमहूरियत में, यानी बेनज़ीर को तो उस डिक्टेटर ने कान में तकलीफ़ हुई तो लंदन भेज दिया और उसने कई महीनों तक लंदन की ठंडी हवाएं खाई और इलाज भी अपने कराए। लेकिन जब बेनज़ीर की हुकूमत थी, GM सैद ज़िंदगी मौत की ज़िंदगी में था। हमने मुजाहरे किए, पुलिस ने लाठियाँ मारी, हमारे ऊपर पानी फेंका, लेकिन GM सैद को इलाज के लिए बाहर नहीं भेजा बेनज़ीर ने। तो आप बात करते हैं फिर जो चौथा मार्शल आया, उसके किसने किसके साथ मुआहदे किए? जनरल मुशर्रफ के साथ किसने मुआहदे किए? तो वही बात है, हमारा एक दोस्त है वो कहता है कि हम नाचें तो मुजरा, आप नाचें तो रक्स। तो आप उनसे मुआहदे करें जनरल मुशर्रफ से तो वो जमहूरियत के लिए किए, लेकिन अगर ज़ियाउल हक मिलने आए और मुलाकात कर लें तो वो आमिरत की हो गई। सर मेरा एक सवाल है। मेरा नाम अली अकबर है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 45 साल से इस्लामाबाद में हालात वाक़यात अपने आँखों से देखें। आप जो ये दलील दे रहे हैं कि डिक्टेटर हमसे मिलने गया था, ये सारा फोरम बैठा है, कोई भी ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं। वो अरेंज मीटिंग थी और कहा गया था, लोग गए थे। दूसरी बात, क्योंकि मैं इस दलील से कहता हूँ कि GM सैद के साथ भी कमज़ोर नहीं था, इनकार कर देता, तारीख बन जाती कि भाई डिक्टेटर ने कहा, वो नहीं मिला। लेकिन मिल के अब आप जितनी सफाइयाँ पेश करेंगे कौम नहीं मानेगी, और ये डैमेज हुई है, उस दिन से डैमेज हुई है। क्योंकि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी वो मिलने गया, फूल भी दिए, सब कुछ किया, कोई बंदूक रख के कह देगा भाई मैं कौम का लीडर हूँ, तुम बड़े जालिम हो, मैं तुमसे नहीं मिलता, तारीख लिखती, बड़ा पेज लिखता। ये क्या बात हुई? मिल के अब सफाइयाँ पेश करो, वो गया था, नहीं बुलाया, ये चीज़ हम नहीं मानते। आप के साथ नहीं, आप नहीं माने, आप हैं क्या अकेले? कई लोग हैं जो ये बातें करते हैं उसके में। और मैं भी आपको चैलेंज देता हूं कि आप सबूत लाएं कि जो मीटिंग अरेंज हुई है उसके अरेंज करने में GM सैद का कोई हिस्सा था तो मैं मान जाऊंगा। एक मिनट, कोई GM सैद का नहीं था, बाकी ज़ाहिर मुल्क का सरबराह आ रहा था तो उसकी हुकूमत ने कोई इंतज़ामात ज़रूर उसके किए होंगे। बाकी
ये आप नहीं डिक्टेट कर सकते कि वो लीडर किस तरह करता। आपको ये मालूम होना चाहिए, साहब वो सब मौजूद हैं कि जब वो मिलने गया जीएम सदर, उसने काली पट्टी बांधी हुई थी और ज़ियालक ने पूछा, मैं तो मुख्तसर कर रहा था, बाकी भी दोस्त बैठे हुए हैं, ज़ियालक ने पूछा कि ये क्यों आपने किए, तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे बच्चों को टोड़ी फाटक पे कत्ल किया है, उसके एहतजाज में मैंने ये बांधी है। आप दिखाएं मुझे कोई लीडर जो इतनी हिम्मत करता हो। अपने कहना एक मिनट, हम लोग बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं और जज्बाती होने के बाद हम अपनी पटरी से उतर जाते हैं। आपका आज मौजूद है सूबों की हैसियत और उनके हुकूक। जीएम सैयद का उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। आपको जीएम सैयद का बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने हीरोज को अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अपने मौजू से तो आप हटे नहीं। आप वही बात कर रहे हैं जो आज से 40 साल पहले हो रही है, वो बात मत करें। आप आज सूबों में क्या हो रहा है, क्यों सूबों को हक मिलना चाहिए, सूबों को क्या हक नहीं मिला और क्यों नहीं मिला, उसमें किसकी सबसे ज़्यादा गलती है? ब्यूरोक्रेसी की, फौज की, सियासतदानों की, किसकी गलती है? आप उन पे बात करें तो हम आप सुनेंगे। हम आपसे तारीख से सुनने नहीं बैठे, क्योंकि तारीख हमें आती है, हमें मालूम है किसने क्या किया। आप फिर की तकरीर कीजिएगा। आप अगर उस पर बात करेंगे तो मैं खुशी होगी। मैंने तो उस पर बात की थी ना, ये इन साहब ने सवाल किया तो मैंने उसके जवाब में कहा। मुनीर साहब, बहुत अच्छे मुनीर साहब, मेरा नाम है, उन्हें कितने थोड़े साथ आ गए। बहुत अच्छी आपने बातें की हैं। इन सारी बातों से जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आपने इश्यूज जो है रेज किए हैं, ये सब जेन्युइन इशू है। लेकिन मैं थोड़ा सा आज के हालात से थोड़ा मैं आपके से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो कौमी सवाल है, डेमोक्रेटिक सवाल है, इकोनॉमिक्स का जो सवाल है, ये एक ऐद में तो बहुत रेलिवेंट था कि उसमें जो है ना लोग जमहूरियत के लिए जदोजहद करते थे, उनकी पार्टियां भी जमहूरी होती थी, वो कारपोरेट नहीं होती थी। इसी तरह जो है कौमी सवाल जो है जब उठता था तो उसके पीछे भी एक तरफ साम्राज्य होता था और दूसरी तरफ ऐसी कौमें भी थी जो उसकी सपोर्ट करती थी और वो कौमी सवाल खिलाफ होता था। आज के ऐद में हमारे करीब जो मुल्क है इंडिया, तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इस वक्त सवाल जमहूरियत का पैदा हुआ है कि जिस तरीके से वहाँ जो है एक अथॉरिटेरियन किस्म की गवर्नमेंट आई है और उसके पीछे कारपोरेट जो है ना इन्वेस्टमेंट है, और ये तकरीबन पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि कारपोरेट इन्वेस्टमेंट के नतीजे में और सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है उसके नतीजे में जमहूरियत, कौमी सवाल, इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन ही तब्दील कर दी गई है। ठीक है, तो इन हालात में मुझे थोड़ी सी बताएं, हम चूंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक टर्म यूज करते हैं मारूदी और मौजूदा हालात, तो इन हालात में कैसे जो है हम ये कौमी सवाल का जो इशू है, इंसानी हुकूक का इशू है। आपने सवाल कर लिया। शाह साहब, मैं आप मादरत से सवाल कोई सवाल, 2-3 सवाल सुन लीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा। 2-3 सवाल सुन लीजिए ताकि आप मौजू पे बात कर सकें। सदर साहब का हुक्म है कि 2-3 सवाल हो जाए फिर जवाब दें। अगर आप कहें तो सारे सवाल मैं लिख लूँ, फिर तब मुनीर मेमन जी। आई एम ग्रेटफुल टू यू। एक्चुअली मैं कोई क्वेश्चन नहीं, बड़े लोग बैठे, बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े इंटेलेक्चुअल सीनियर लोग बैठे, तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं सिर्फ खालिद साहब ने जो सिंध में ज़मीन की बंटाबाल किया जो 54 से चल रही है, उसमें से एक मेरे दोस्तों के शेयर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक अथेंटिक आपको दे रहा हूँ, काइंड इन्फॉर्मेशन कि सिर्फ 2 महीना पहले की बात है, जब ये इलेक्शन से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट का चल रही थी, उसी दिन में ये फैसला हुआ कि सिंध में 32,000 एकड़ जमीन दी जाए। 52 तो उस पे उस वक्त के मिनिस्टर लॉ जो बैरिस्टर उमर सुमुरो है, वो लॉ मिनिस्टर उसने समरी में नोट लिखा कि ये हम इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते, हमारे मैंडेट नहीं है, ये मसला इलेक्शन आ रही है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसाइड। जब ये उसने नोट करके की मिसाल है, मैनचेस्टर की प्रॉब्लम है, ग्लासगो की, ये लोग भी तो अपनी अपनी बात करके, इधर आप चले जाएं स्पेन में तो वहाँ पे अलग है। और फिर सबसे बड़ी बात है फलस्तीन की मसला जो है, उसके ऊपर अब वो अपनी चाहते हैं इलाके में रहना, लेकिन बड़ी ताकतें जो हैं उनके हक में ये बात नहीं है। तो लेकिन आज हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मुस्लिम दुनिया नहीं बोल रही,
और सिर्फ हमारे साथ कोई नहीं है। तो इन मौजूदात पे आखिर सिंध में तो मेरे बहुत से दोस्त हैं, वो भी यही बात करते हैं जो मैं करी, लेकिन सॉवरेनिटी का मतलब आप कुछ और ले रहे हैं। सॉवरेनिटी का मतलब ये आपकी अपनी करेंसी हो, सॉवरेनिटी का मतलब आप ये ले रहे हैं आपकी अपनी फौज हो, आपकी अपनी वो, क्या आप ये चाहती? अच्छा हुआ आपने तो मेरी बात को आगे बढ़ाया है। मैं तो तफसील में नहीं जान रहा था। आपने आयरलैंड की और स्पेन की मिसाल दी, बहुत ज़बरदस्त। एक यहाँ पे सिंध या बलूचिस्तान की आज़ादी के मुखालफत में ये दलील दी जाती है, इस पर बड़े बहस हुए, लिखे गए, मैंने भी लिखे किताबें जिनका जिक्र उन्होंने किया, जो मेरे मज़ामीन छपे हुए हैं, कि ये आज़ादी की या सोकल अलहदगी तहरीक जो है वडेरे या सरदार जागीरदार ये करते हैं, और वो छोटी छोटी रियासतें जो हैं वो तो तरक्की की दुश्मन होती हैं, बड़ी रियासत, ये दलील आते रहते हैं। तो मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि स्कॉटलैंड तो किसी तरह से इंग्लैंड से पीछे नहीं है तरक्की में, बल्कि बड़े बड़े नाम आदम स्मिथ का ताल्लुक स्कॉटलैंड से, वो टेलीविज़न वहाँ ईजाद हुई, डोली वहाँ ईजाद हुई। तो स्कॉटलैंड तो आज़ादी की बात कर रहा है, इंग्लैंड से बिल्कुल अलहदगी की बात कर रहा है, वहाँ रेफरेंडम भी हुआ है। आप दूसरी भी तो तरफ करें ना कि वहाँ पर जो मरकज़ी हुकूमत है उसने बाकायदे मुआहदा किया कि हाँ आप आज़ादी पे रेफरेंडम कराएं। यहाँ हो सकता है ये। चलें आए स्पेन पर, कैटेलोनिया स्पेन का ज़्यादा तरक्की याफ्ता हिस्सा है, ज़्यादा तरक्की याफ्ता हिस्सा है, वो आज़ादी की बात कर रहा है, वहाँ रेफरेंडम भी हो चुका। कनाडा, क्यूबेक उसका ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, सनती ज़्यादा सनती हिस्सा है क्यूबेक, वो अपनी आज़ाद रियासत कायम करना चाहता है, वहाँ पे भी रेफरेंडम 2 मरतबा हो चुका है, और मरकज़ी हुकूमत की रजामंदी से कि वह आप रेफरेंडम कराएं, अगर अवाम आपको सपोर्ट करती है तो आप अपनी अलग रियासत बना लें। तो वो क्यों करें? वो सिर्फ अपनी तारीख, अपने कल्चर, अपनी ज़बान के बुनियाद पर अपनी अलग शनाख्त रखना चाहते हैं। यही मैं चाहता हूँ। आपने तो मेरी बात को आसान किया। कोई बस आखिरी बात मैं करूँगी, अब आप सदार जी तकरीर करें ना। देख लीजिए आप कि आपके मुल्क में 25% लोग पढ़े लिखे हैं, और फिर दूसरी बात बड़ी ये है कि आप चाहे सिंध के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे बलूचिस्तान के हो, चाहे केपी के, कौन इलेक्शन लड़ता है और पैसे देके के इलेक्शन लड़ता है, वो सारे के सारे जागीरदार वडेरे हैं। उनको आप कुछ नहीं कहते, न उसको मसूद खदरपोशी रिपोर्ट पे किसी ने कुछ नहीं कहा, भुट्टो साहब ने भी कुछ नहीं कहा, जो गुलाम बैराज बना था उस वक्त जो जमीनें फौजियों को दी गई थी उसके लिए कोई नहीं बोला था। अभी मैंने बोला है, अब बोले ना, अब बोले ना। और अभी और आज भी ब्यूरोक्रेट्स जो अगर जो भी है वडेरे ही वडेरे आपके यहाँ हैं। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा बंदा पढ़ा लिखा बंदा जो है वो मुश्किल से सिंध में आगे आता है, बाकी तो वडेरे इलेक्शन में जीतते। तो आपके यहाँ भी कोई कम नहीं है हमारे यहाँ से, हम सब एक ही गंदे से तालाब में बैठे डुबकियाँ लगा रहे हैं, और हमने अपनी जमहूरियत को फरामोश किया हुआ है। और हम ये नहीं चाहते कि मैं और आप बात करें, हम चाहते हैं सिर्फ वो जो असेंबली में चले गए हैं 2.5 करोड़ 5 करोड़ देके वो बोलते रहे, उनकी बात सुनी जाए और मेरी बात और आपकी बात न सुनी जाए। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे ये फैक्ट है कि फ्यूडल लॉ सबसे ज्यादा सिंध में है आपके यहाँ। सही है। इस पे फिर अलग से बात होगी। अब सरदार की बात हो गई है, सरदार की गुफ्तगू हो गई है, तो उसके साथ हम इसको आज के बाद से या बात को ख़त्म करते हैं। जल्दी किसी और हवाले से फिर मुलाकात होगी हमारी बड़े हाल में। अब हमारे दोस्त नेशनल प्रेस क्लब के अहदेदारों ने सर साहब आपका शुक्रिया अदा करना काफ़ी था, मैंने तो फर्दन आप सबका शुक्रिया अदा करना इस तकरीब के बाद। मुझे सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो गैलेक्सी जमा की है आज, तो
तो मेरा ख्याल है कि तो वो लोग हैं जिनको देखने के लिए हम तरसते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत की वजह से, आपके खुलूस की वजह से और आपकी दावत पर ये सब यहाँ पर जमा हुए हैं। तो मैं आप सबको खुशामदीद भी कहती हूँ और आप सबका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। बैक वक्त दोनों काम इसलिए साथ कर रही हूँ और माजरत भी करूँगी कि हम लोग कुछ प्रेस क्लब की मसरूफियत की वजह से जो है वो पिंडी प्रेस क्लब गए हुए थे, तो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन आपको जुनेद साहब बहुत बहुत खुशामदीद, तो बहुत शुक्रिया। और मैं अफसोस कर रही हूँ कि मैं पहले मौजूद होती तो आपकी गुफ्तगू से इस्तेफादा करती, लेकिन रोगी साहब ने कहा कि आज ये पहले से दिन आखिरी नहीं है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ ज़रूर होगी। और किशोर आपसे तो मोहब्बत ऐसी है कि, और आपने प्रेस क्लब का आना कम किया हुआ है, आपसे शिकायत भी वैसी ही है। तो अब जो है वो आपने फ्रीक्वेंटली, हमने इस तरह की सिटिंग्स रखनी है और आपसे तो सबसे गुजारिश है कि जब भी ऐसी कोई सिटिंग हो तो प्लीज़ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि ये सीनियर्स जो हैं इनके तजुर्बात सरमाया हयात है हमारे लिए, मशाल राह भी हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है कि तजुर्बात से इस्तेमाल करना चाहिए और उन पर चलना भी चाहिए और उनसे सीखना भी चाहिए। आप सबका एक बार फिर शुक्रिया। थैंक यू मिस अली, थैंक यू सो मच। आसिफ बकरी साहब, थैंक यू साहब, ईश्वर साहब और तैर अब्दुल्ला साहब में बेशक चेहरा छुपाया हुआ है, लेकिन आप पहचाने जाते हैं। समय सारा दोस्त सब बैठे हैं, बाकी जितने भी दोस्त हैं सबका शुक्रिया। और वही हम भी रखते हैं, बाकी साहब बहुत शुक्रिया, आपने इस तरह की एहतमाम किया। और ये हमारी तरफ से आप खुद ही ऑफर है, आप जब चाहें जिस वक्त भी चाहें, चाहे रात 12 बजे रखें या दिन 12 बजे, हमारे तरफ से खुले आपके बताएं आपकी हमेशा।